हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है कि भाई हम यूनिट 7 जो है, जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है यूजीसी नेट और हरियाणा प्रोफेसर के में, वो हम कर रहे हैं। और यूनिट 7 क्या है, कहानी है। ठीक है, तो हम कहानी की सीरीज हमने चला रखी है और वो हम कर रहे हैं। आज हमारी 7वीं कहानी है, कानों में कंगना। और आप सभी को पता है, पहले मैं लेखक परिचय करवाती, फिर उसके बाद हम कहानी वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। जिसका प्रतिपाद्य है, पात्र है, जो सारी चीज़ें वो हम करते हैं भाई। ठीक है, जो कानों में कंगना है, ठीक है, उसके लेखक कौन है, राधिका रमन प्रसाद सिंह है। तो उनका पहले क्या करेंगे, जीवन परिचय करेंगे। पूरा नाम क्या था, राधिका रमन प्रसाद सिंह। जन्म कब हुआ था, 10 सितंबर 1890 ईस्वी में। जन्मभूमि क्या थी, शाहाबाद बिहार। ठीक है, और मृत्यु 24 मार्च 1971 को उनकी मृत्यु हुई थी भाई। ठीक है, अभिभावक पिता राजेश्वरी सिंह प्यारे है। क्या नाम था इनके पिता का, राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे। कर्मभूमि भारत के रहने वाले थे। मुख्य रचनाएं राम रहीम, देख लेना ध्यान से, मुख्य रचनाएं है इसमें राम रहीम। पूर्व और पश्चिम, पूर्व पश्चिम क्या है, उपन्यास है, और राम रहीम भी क्या है, उपन्यास है। गांधी टोपी, बिखरे मोती, ये क्या है, कहानियां हैं। ठीक है, धर्म की धुरी, अपना पराया, ये क्या है, नाटक है। ठीक है भाई। पुरस्कार इनको पद्म विभूषण 1962 में, डॉक्टरेट की उपाधि 1969 में, साहित्य वाचस्पति 1970 में। ठीक है, ये इनको क्या मिले थे, पुरस्कार मिले थे। और प्रसिद्धि इनकी किससे है, आधुनिक गद्यकार से है। ठीक है, जो इनको प्रसिद्धि मिली वो आधुनिक गद्यकार के रूप में मिली थी। और नागरिकता क्या है इनकी, भारतीय है ये। ठीक है, इनका परिचय देखते हैं, जो संपूर्ण है वो परिचय देखते हैं। वो मैंने थोड़ा सा बस उसमें आपको बता देती भाई, ये वो है, ये वो है। ठीक है, परिचय है। राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 में शाहाबाद बिहार के सूर्यपुरा नामक स्थान पर प्रसिद्ध जमींदार राजा राजेश्वरी सिंह प्यारे के यहाँ हुआ था। आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। जब वे 12 वर्ष के थे तभी उनके 1903 में उनके पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई। देख लो भाई, जब ये 12 वर्ष के थे जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और सन क्या था, 1903 में। ठीक है, उनका सारा स्टेट कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन हो गया। ठीक है, जो सारा स्टेट था उनका वो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधीन हो गया था। फिर इनकी शिक्षाएं देखते हैं, इन्होंने क्या कुछ कर रखा है। राधिका रमन प्रसाद सिंह ने क्रम से 1907 में आगरा जिला स्कूल में से इंट्रेंस, 1909 1910 में सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से MA, 1912 में प्रयाग विश्वविद्यालय से BA, और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA इतिहास की परीक्षाएं पास की है भाई। कवि को उपाधि किस किस की मिली है, 1917 में जब राधिका रमन प्रसाद सिंह बालिग हुए तब रियासत कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के बंधन से मुक्त हुए और वे उसके स्वामी हो गए। सन 1920 के आसपास अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है भाई, राजा की उपाधि इन्होंने किससे मिली थी, अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। आगे चलकर उनको CIE की उपाधि मिली, किसकी, CIE की उपाधि भी इनको ही मिली है भाई। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। फिर इन पे क्या था, गांधी जी का प्रभाव था। जब स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तब राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह उनसे में भी पीछे न रहे। गांधीवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उसी समय वे आरा शिक्षक बोर्ड के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मनोनीत हुए। सन 1927 से 1935 तक मुत्सद्दी और कार्यकुशलता से अनेक सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार किए। गांधी जी के प्रभाव में आकर उन्होंने बोर्ड की चेयरमैनी छोड़ दी और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर बिहार हरिजन सेवा संघ की अध्यक्षता स्वीकार की। किसकी अध्यक्ष बने भाई, ये बिहार हरिजन सेवक, ठीक है, संघ के। सन 1935 में अपनी रियासत का सारा भार अपने अनुज, ठीक है, राजीव रंजन प्रसाद, क्या इनके छोटे भाई का नाम राजीव रंजन प्रसाद सिंह पर सौंपकर सरस्वती की आराधना में तल्लीन हो गए। इसके पूर्व ही सन 1920 में बेतिया में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने। कब बने भाई, 1920 में बेतिया में बिहार
ठीक है, बेतिया में जब बिहार हिंदी सम्मेलन का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन हुआ तब ये उसके अध्यक्ष क्या हुए थे, मनोनीत हुए थे वे। उक्त सम्मेलन के 15वें अधिवेशन आरा सन 1936 के स्वागत अध्यक्ष के थे। यही आरा नागरिक प्रचारणी सभा के भी सभापति हुए थे। अब इनकी रचनाएं, राधिका रमन प्रसाद सिंह ने सभी विधाओं में साहित्य की रचनाएं की है। उसके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, पेपर में आता है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। इनका कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी। क्या है भाई, 4 दे रखे कहानी संग्रह। कुसुमांजलि है, अपना पराया है, गांधी टोपी है और धर्मधुरी है। फिर इनके गद्य काव्य हैं, ठीक है, नवजीवन है, प्रेम लहरी है। ठीक है, गद्य काव्य में कौन कौन से, नवजीवन, प्रेम लहरी। फिर उपन्यास है, उपन्यास में देखते हैं इनका उपन्यास में क्या क्या है। राम रहीम है, सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। पुरुष और नारी है, 1939 में प्रकाशित हुआ। सूरदास है, सन 1942 में प्रकाशित हुआ। और संस्कार है, सन 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पूर्व और पश्चिमी सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुए। चुंबन और चाटा सन 1957 में। देखो भाई, चुंबन और चाटा जो उपन्यास है इनका काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। 1957 में प्रकाशित हुआ। और राम रहीम भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, किसके है ये, राधिका रमन प्रसाद जी के उपन्यास है भाई, ध्यान रखना इनको। फिर इनके छोटे उपन्यास है, लघु उपन्यास, नवजीवन सन 1912 में, तरंग सन 1920 में, माया मिली न राम ये पूछा जाता है सन 1936 में, मॉडर्न कौन सुंदर कौन सन 1964 ईस्वी में। और अपनी अपनी नज़र ये भी आता है, अपनी अपनी डगर ये भी आता है 1966 में। ठीक है, जो अपनी अपनी नज़र है और अपनी अपनी डगर है, ये सन 1966 में क्या है, प्रकाशित हुए थे भाई। और ये क्या है, इनके लघु उपन्यास है। फिर इनकी कहानियाँ हैं, ठीक है, कहानियों में टोपी, गांधी टोपी है सन 1938 में, सावनी समा है सन 1938 में, नारी क्या एक पहेली है, नारी क्या एक पहेली सन 1951 में। ये क्या है, कहानियाँ हैं। हवेली और झोपड़ी सन 1951 में, देव और दानव सन 1951 में, वे और हम सन 1956 में, धर्म और मर्म सन 1959 में, ये भी पूछी गई है भी काफ़ी बार। तब और अब सन 1958 में, अबला क्या ऐसी सबला सन 1962 में, बिखरे मोती भाग 1 सन 1965 में, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है भाई। क्या है, इनकी ये कहानी है। संस्मरण है भाई, सावनी सभा है, टूटता तारा और सूरदास। ठीक है, इनकी फिर नाटक है, नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक सन 1911 में, धर्म की धुरी नाटक है सन 1952 में, अपना पराया सन 1953 में, और नज़र बदल गए नजराने तो 1961 में भाई। फिर इनकी कुछ गद्य कृतियाँ हैं, ठीक है, कुछ गद्य कृतियाँ भी हैं, जैसे नारी एक पहेली, पूर्व और पश्चिम, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, सम्मान व पुरस्कार। तो ये इनकी गद्य है भी, गद्य कृतियाँ हैं। अब इनके देखते हैं, सॉरी, सम्मान और पुरस्कार ये अलग है, तब और हम। सम्मान और पुरस्कार देखते हैं इनको कौन कौन से मिले हैं। बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका नई धारा राधिका रमन प्रसाद जी के संरक्षण में प्रकाशित हुई। तो कौन सी पत्रिका थी जो इनके संरक्षण में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तो नई धारा पत्रिका। ये बिहार से हिंदी मासिक पत्रिका थी भाई, ध्यान रखना। और 23 जनवरी 1969 को मगध विश्वविद्यालय ने उनको सम्मानजनक डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। और सन 1962 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से तथा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सन 1970 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया था भाई। और 24 मार्च 1971 को राधिका रमन प्रसाद जी का क्या हो गया था, देहांत हो गया था, 14 मार्च 1971 को। अब हमारी है कहानी कानों में कंगना, और ये हमारी 7वीं कहानी है भाई, ठीक है। और इसके लेखक का क्या नाम है, राजा राधिका रमन प्रसाद। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि देखती है, ठीक है, पृष्ठभूमि में देखते हैं। ये जो कहानी है कानों में कंगना, ये इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई। तो क्या इसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। किसका है भाई, ये कानों में कंगना का। और कानों में कंगना किसके हैं, राजा राधिका रमन प्रसाद। ठीक है, और इंदु पत्रिका में ये 1913 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। ठीक है, इसमें कहानी का नायक कौन है, नरेंद्र है, वो क्या अपनी आप बीती लिख रहा है। और ये जो कहानी है ये आत्मकथात्मक
कहानी है भाई, क्योंकि लेखक है वही अपनी कहानी लिख रहा है। प्रतिपाद्य देखते कहानी में क्या कुछ है। ठीक है, केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम है। ठीक है, जो केंद्र में पात्र है वो कौन है? नरेंद्र है। ठीक है, और कथावाचक भी क्या है? नरेंद्र ही। भाई जो अपनी कहानी सुना रहा है, जो अपनी आत्मकथा सुना रहा है वो कौन है? नरेंद्र ही है। ठीक है, उसका क्या है? किरण से प्रेम है। किरण क्या है? नरेंद्र की पत्नी है। विवाह और फिर, ठीक है, किरण से इसका विवाह हुआ है। ठीक है, प्रेम हुआ पहले, फिर उसका विवाह हुआ, और फिर किन्नरी से सौंदर्य। फिर उसके बाद क्या है? जो नरेंद्र है वो किन्नरी, जो किन्नरी है एक, उसके सौंदर्य से वशीभूत होकर प्रेम विमुख हो जाने, और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी पे। देखो इसमें क्या है? नरेंद्र है, नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह होता है। फिर क्या है? वह एक सौंदर्य के प्रेम के जाल में फंस जाता है, उसकी सुंदरता को देखकर, और अपने प्यार और अपनी पत्नी से क्या है? वो विमुख हो जाता है। अंत में क्या होता है? किरण का देहांत हो जाता है। फिर उसको अपनी वास्तविकता का एहसास होने की ये क्या है? एक मार्मिक कहानी है भाई। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फ्रेब, छल और विश्वासघात होता है। ठीक है, लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। इनका भाई इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या है? भाई यही उद्देश्य है, लेखक का लक्ष्य यही है कि भाई संसार में प्रेम हो, सत्य हो, ईमानदारी हो और नैतिक मूल्यों का क्या है? उसमें बोध हो। ठीक है, इसके लिए, इसके कारण ही आदर्शवाद की क्या है? स्थापना हो सकती है। एक अब इसमें देखते हैं हमारे पात्र कौन कौन से रहेंगे। पात्र में, मुख्य पात्र में देखते हैं किरण है, कहानी की नायिका है ये, जो नायक नरेंद्र की पत्नी है और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। ठीक है, जो नरेंद्र है, ठीक है, उसकी पत्नी कौन है? किरण। और जो योगेश्वर है वो किरण के पिता है, और जो नरेंद्र के गुरु भी है भाई। ठीक है, इसके बाद है किरण। किरण आदर्शवादी नारी है। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही है। ठीक है, जो लेखक है, ठीक है, उसने क्या है? जो ये किरण है इसकी सुंदरता की तुलना प्रकृति के हर एक रूप से की है। ठीक है, इसमें बताया गया है भाई लेखक ने जो किरण की आंखों की तुलना क्या है? आकाश में जो तारे हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ही की है। फिर नरेंद्र है, किरण का पति है, जो पहले उसके पिता का शिष्य था। क्या बताया था? किरण के पिता का नाम योगेश्वर। ठीक है, उसके पिता का शिष्य रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के प्रेम जाल में फंसकर सब गवा देता है। फिर योगेश्वर है, नरेंद्र के गुरु है, और क्या है ये? किरण के पिता है। क्या है भाई? किरण के पिता है। अब है इसमें गौण पात्र है। गौण पात्र में जूही है, नरेंद्र के घर की नौकरानी है। ठीक है, जो जूही है वो नरेंद्र और किरण के घर पे क्या है? एक नौकरानी का काम करती है। किन्नरी है, किन्नरी क्या दिखा रखी है इसमें? खलनायिका दिखा रखी है। मोहन है, नरेंद्र का पहचान वाला है। ठीक है, जिसके साथ ये किन्नरी के पास जाता है। अब इस कहानी में विशेष क्या है देखते हैं। अत्यंत अलंकृत व क्लिष्ट भाषा है। भाई जब इस हम कहानी को पढ़ते हैं तो इसकी जो भाषा है ना वो बिल्कुल क्लिष्ट है। जल्दी से जो हम शब्द पढ़ रहे हैं वो भी हमें इसका अच्छे प्रकार से समझ नहीं आता, उसके लिए हमें शब्द को उठाना पड़ता है भाई। इसमें दो स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। ठीक है, जब ये जो है, जो कहानी का नायक है किरण से मिलता है, उसके पिता को से मिलता है, वो ऋषिकेश में मिलता है, बाद में ये मुरादाबाद आ जाते हैं। भोली वाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्ण है, गलत संगति का असर है, प्रकृति की खूबसूरती सौंदर्य का वर्ण है, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध है। ये सबसे प्रमुख है भाई, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब इसमें उदाहरण है जो आपको अच्छी प्रकार से देखने हैं। पेपर में ऐसे के ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकल पाल की भूषा है, दो दो घड़ी तुम्हारी फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सुर में जीवन है, जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहे, जब समय आया
तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ठीक है, तो ये किससे है? कानों के ये कहानी से ही उद्धरण है भाई। आगे है, सुनहरी किरण सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोती थी? मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चल ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। आगे है, गोपियों को कभी सपन में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ये काफी बार पेपर में आया हुआ है भाई। ठीक है, आगे है, समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगे पर स्थिर होना कब असंभव है? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देगी। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक को चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझे। 2 दिन में राम हाय जानकी 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा तरफ। ये देखो भाई, ये लाइन जो है ये बिल्कुल लास्ट की है और मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितनी बारी भी आप लगा सकते हो वो लगा लो इसको। ये पूछी जाती ही जाती है। ये वाला उदाहरण बिल्कुल पेपर में आता है। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय खुली भी उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था भाई। ठीक है, ये उस टाइम की पंक्ति, ये उस टाइम की उदाहरण है जब क्या है, किरण की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जो उसका पति है वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। वो क्या देखता है कि भी जो उसके हाथों के कंगन है वो उसके कानों में होते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ भी हमारी कहानी कंप्लीट होती है। ठीक है, कानों में कंगना कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, और हाँ भाई देखो, आप सभी को पता है प्रोफेसर का पेपर क्या है, अब हमारे नज़दीक है, तो हम रेगुलर ही अपनी क्लासें अच्छे प्रकार से करेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है, हर रोज़ मैं आपको मैं आपको पेपर करवाने लग रही हूँ वो करवाऊँगी। ठीक है, जो मैंने 2005 से लेकर 2024 तक मैंने आपकी सीरीज चला रखी है पुराने ओल्ड पेपरों की, वो मैं करवाऊँगी यूजीसी नेट वाले। ठीक है, क्योंकि वही सिलेबस है सेम, तो यूजीसी नेट वालों की तैयारी हो जाएगी और प्रोफेसर वालों की भी तैयारी हो जाएगी एचपीएससी की। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आप सभी को जो हमारे हिंदी साहित्य की क्लास है मैं वो आपको प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ। ठीक है, मैंने भक्ति काल तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आदिकाल के भी करवा दिए, भाषा के भी करवा दिए, और साथ में मैं आपको नोट्स के जरिए जो क्लास है हिंदी साहित्य की वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो मेन नोट्स है मैंने वो बना रखे हैं, उसकी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, और हिंदी कहानी की भी मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपके लिए उपन्यास की भी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्या वो भी हम रेगुलर ही करेंगे। अगर हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकती है क्लासें, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर करूँगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही तैयारी कर रही हूँ।
ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूले। वही इससे ही मुझे पता चलता है भाई आपको क्लास पसंद आई है या नहीं। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। मेरा चैनल नया है, आप सभी को पता है, सपोर्ट करना। ठीक है। और आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।